हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का इस चैनल पर। पहली बार एक पैनल के माध्यम से मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूँ। पहले हमारे एमसीक्यू चलती थी, अभी हमने कुछ चेंज किया। इसके अंदर व्याख्यात्मक रूप से हमने शुरू किया है। राजस्थान का रियासत काल पढ़ रहे थे हम, मारवाड़ के बारे में, मेवाड़ के बारे में हमने जाना था। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसमें रियासत काल एक बहुत ही बड़ा बिंदु आता है। तो अपना 0 पॉइंट से लेकर के हाई लेवल तक, यानी पूर्ण रूप से आंतरिक भाग निचोड़ करके मैं आपके सामने ये क्लास को प्रस्तुत करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ रियासत के बारे में। मारवाड़ की स्थापना किस प्रकार से होती है, कौन सा इसके अंदर राजवंश होता है, यानी राठौड़ वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन कौन से इतिहासकार कौन कौन सी बातें बताते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ा था हमने। राव चूड़ा का शासनकाल कैसे होता है, रणमल का कैसे होता है, राव जोधा का शासनकाल, जोधपुर शहर का बसाना, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करना, और इसके अलावा आउल बाउल की संधि होना, मारवाड़ और मेवाड़ के संबंधों के बारे में हमने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे राव जोधा के बाद में जो अगले शासक आते हैं राव सातलदेव। सातलदेव के बारे में मैं बता दूं, जैसा कि एक आपने गणगौर अपने त्योहार सुना होगा, गणगौर के बारे में। गणगौर के अंदर जो गुड़ला नृत्य किया जाता है वो राव सातलदेव से संबंधित है। तो किस प्रकार से राव सातलदेव ने गुड़ला नृत्य की शुरुआत का संदर्भ ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, देखिए आप। राव सातलदेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राव सातलदेव, देखिए यहां पर राव सातलदेव के बारे में दिखाया गया इतिहास के अंदर। राव सातलदेव का जो शासनकाल रहता है वो 1489 से 1492 के बीच में रहता है। क्या होता है, जैसलमेर में सातलमेर, जो वर्तमान में कहा जाता है जिसे पोकरण कस्बा बसाया था। सातलमेर जिसे वर्तमान में पोकरण के नाम से जाना जाता है, ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है। 1990 में अजमेर के हाकिम मलुक खान ने, कौन थे शासक अजमेर के, हाकिम मलुक खान ने राव सातलदेव के भाई थे वरसिंह को उन्होंने छल से कपट से अपहरण कर लिया था। जब सातलदेव को इस बात का पता चलता है कि अजमेर के जो शासक थे हाकिम मलुक खान, उन्होंने उसके भाई का अपहरण कर दिया, तो राव सातलदेव ने अपनी सेना के साथ चढ़ाई कर दी थी अजमेर की ओर। एक भयंकर युद्ध होता है, कौन सा, हाँ ये 1490 भाई। 1492 में मल्लुक खान ने मेड़ता पर आक्रमण किया था। मेड़ता आता है नागौर के अंदर, जिसमें सातलदेव की जीत हुई थी। मल्लुक खान की सेना मैदान छोड़कर भाग रही थी। मल्लुक खान की उसके अंदर हार हो जाती है। मल्लुक खान की सेना वो मैदान छोड़ करके भागती है। तो मल्लुक खान के एक सेनापति थे, सेनापति का नाम था गुड़लेखा इनके सेनापति थे। उन्होंने क्या किया था, वो जो मैदान को छोड़ करके भाग रहे थे, हार करके भाग रहे थे, तो पिपाड़ की 140 कन्याएं, कुंवारी कन्याएं गणगौर का त्योहार मना रही थी। वहां पर गुड़लेखा ने उनका अपहरण कर लिया था। गुड़लेखा ने उन 140 कन्याओं का अपहरण करके ले जा रहे थे। तो जब राव सातलदेव ने इस बात की जानकारी मिली, इस बात की भनक लगी, तो राव सातलदेव ने पुनः चढ़ाई कर दी थी। किसकी ओर, गुड़लेखा की ओर। गुड़लेखा को मार गिराया था और उसका सिर काट करके उन कुंवारी कन्याओं को सौंप दिया था। और कहा जाता है तब से गणगौर त्योहार के अंदर गुड़ले नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य किया जाता है। सिर काटकर कन्याओं को छुड़वाया था और गुड़लेखा का सिर है वो उन कुंवारी कन्याओं को दे दिया था। आगे क्या होता है इसके अंदर देखिए आप। आगे देखिए आप, राव सातलदेव ने वह सिर दे दिया था। किनको दे दिया था भाई, ये क्या हो गया भाई, पीछे करो इसको। ये पहली बार बोर्ड पे आ रहे हैं, थोड़ी सी समस्या आ रही है। हाँ, इसमें राव सातलदेव की इस विजय की याद में चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन गणगौर पूजा पर गुड़ला नृत्य किया जाता है। याद रखिए इस चीज को, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। इस दिन जो नृत्य किया जाता है गुड़ला नृत्य, कौन सा नृत्य, गुड़ला नृत्य किया जाता है और राव सातलदेव की याद में किया जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। इस युद्ध में जब सातलदेव अधिक घायल हो गए थे, सातलदेव इसके अंदर बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, तो 1 मार्च 1492 में सातलदेव की मृत्यु हो गई थी। आगे क्या,
इनके बारे में थोड़ी सी बात ये भी जान लीजिए आप कि सातल देव की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था भाई? पत्नी का नाम था, सातल देव की पत्नी थी फूला भटियाणी। फूला भटियाणी ने जोधपुर में फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरलाइन कर लीजिए आप। फूलेलाव तालाब का निर्माण किसने करवाया था? सातल देव की पत्नी थी फूला भटियाणी। जोधपुर में ये तालाब है। आगे क्या होता है? अगले जो शासक आते हैं वो कौन से आते हैं? राव शुजा। अगले जो शासक आते हैं वो आते हैं राव शुजा। देखिए कौन थे राव शुजा? थे सातल देव के मरने के बाद उनका छोटा भाई राव शुजा जोधपुर के राजा बने थे। कब बने थे? 1492 को। कब बने थे भाई? 1492 को बने थे। और इनका शासनकाल 1515 तक रहता है। इनके बारे में जान लेते हैं हम कुछ खास बातें। राव सातल देव के बारे मैंने इसके अंदर इंपोर्टेंट, केवल इंपोर्टेंट चीज डाली है भाई, उसके अलावा आलतू फालतू की बातें इसके अंदर नहीं डाली है। थोड़ा सा ये थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, चलो देख लेते हैं। राव शुजा जब यहाँ के शासक बनते तो शुजा के शासक बनते ही राव जोधा के कहे अनुसार राव बिका ने राज्य चिन्ह मांगा तो शुजा ने मना कर दिया था। इसलिए राव बिका ने शुजा के साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी थी और शुजा की माता थी जसमादे ने दोनों के मध्य सुलह करवाई थी। हमने पढ़ा था कि राव जोधा जब एक अपने पुत्र थे बिका से एक उन्होंने वचन मांगा था कि वह अगला जो राजा होगा वो सातल देव होगा, क्योंकि वो अपनी प्रिय पत्नी के कहने पर सातल देव को राजा बनाते हैं और राव बिका के द्वारा बीकानेर रियासत की स्थापना कर लेते हैं। तो राव बिका ने भी एक वचन मांगा था अपने पिता राव जोधा से कि वो उनकी मृत्यु के बाद जो होगा राज चिन्ह वो राव बिका को देंगे। तो लेकिन राव शुजा इस बात को मना कर देते हैं और राव शुजा और राव बिका के बीच में एक युद्ध होता है और इनके बीच में जसमादे जो शुजा की माता थी उन दोनों के मध्य एक सुलह करवाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए राव गंगा जो शासक बनते हैं, राव गंगा ने खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा की सहायता की थी। इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच में, और यहाँ के शासक थे मारवाड़ के राव गंगा, उन्होंने सहायता की थी राणा सांगा की। ये इंपॉर्टेंट चीज है। गंगा राव तालाब का व गंगा बावड़ी का निर्माण भी किसने करवाया था? राव गंगा ने करवाया था। 1529 ईस्वी में सेवकी युद्ध में, इंपॉर्टेंट है ये भी, सेवकी युद्ध में राव गंगा ने नागौर के शासक थे दौलत खां को हराया था। प्रश्न आ जाता है कि सेवकी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? सेवकी का युद्ध हुआ था राव गंगा और दौलत खां के मध्य। शिरोई से श्याम जी की मूर्ति लाकर गंगा श्याम मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? राव गंगा ने करवाया था। जोधपुर ख्यातों के अनुसार, इंपोर्टेड है ये भी चीज, जोधपुर ख्यातों के अनुसार राव गंगा अफीम का नशेड़ी था। ये जोधपुर की ख्यात लिखी गई थी, उसमें लिखा गया था राव गंगा ये अफीम के नशेड़ी थे और इसी नशे के अंदर उनकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर ये लिखा गया कि जोधपुर ख्यातों के अनुसार मालदेव ने उनको मार गिराया था। किनको? राव गंगा को। इसलिए मारवाड़ का पितरहंता कहा जाता है, मालदेव को पितरहंता कहा जाता है। आप बता सकते हैं मेवाड़ का पितरहंता किसे कहा गया? मेवाड़ का पितरहंता किसे कहा गया? ये राणा उद्दा को जिन्होंने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, मामादेव तालाब के अंदर उनको गिराया था, उनकी हत्या की थी। मेवाड़ की पितरहंता ये थे मारवाड़ के पितरहंता राव मालदेव। अगले जो शासक आते हैं वो कौन से आते हैं भाई? राव मालदेव आते हैं। देखिए राव मालदेव भी एक प्रतापी शासक थे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। राव मालदेव भी एक प्रतापी शासक थे। कौन? मारवाड़ के शासक। ये समझने में थोड़ा समय लगेगा, बहुत जल्द सीख जाएंगे इसको, देखिएगा। राव मालदेव, इनकी उपाधियां पढ़ लेते हैं सबसे पहले। कौन कौन सी इनकी उपाधियां थी? अबुल फजल बदायूनी, इन दोनों ने कहा हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक। किसने कहा था? अबुल फजल और बदायूनी ने मालदेव को कहा है हसमत वाला शासक। आगे पढ़ते हैं। बदायूनी ने अलग से भी इनको कहा था महान पुरुषार्थी राजकुमार। किसे कहा गया है? राव मालदेव को। फरिश्ता एक लेखक थे, उन्होंने कहा था सबसे शक्तिशाली शासक थे। मारवाड़ के
सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं राव मालदेव। आगे है चारणों की ख्यातों में लिखा गया, इन्हें हिंदू बादशाह कहा गया, चारणों की ख्यातों में कहा गया इनको हिंदू बादशाह। राव मालदेव का काल था मारवाड़ का शौर्य युग, मारवाड़ का शौर्य युग। मालदेव को 52 युद्धों का नायक कहा जाता है, 58 परगनों का स्वामी कहा जाता है। राज्याभिषेक हुआ था सोजत पाली के अंदर 21 मई 1532 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। आगे देखिए इस चीज के बारे में, मालदेव के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या हो गया भाई, राव मालदेव के बारे में। हो जा भाई, हो जा, हो जा। राव मालदेव जिसे 52 युद्धों का स्वामी कहा जाता है, और कहा जाता है कि मारवाड़ के अंदर जो सबसे ज्यादा युद्ध लड़े थे वो राव मालदेव ने ही लड़े थे। तो ये सबसे ज्यादा मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है, ये मालदेव के शासनकाल को कहा जाता है। मारवाड़ का पितरहंता भी किसे कहा जाता है, इनको कहा जाता है मालदेव का। इनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1511 को। मालदेव ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पितरहंता कहा जाता है। पिता की हत्या के बाद सोजत में मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था, मंडोर में नहीं हुआ था, न ही मेहरानगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, सोजत में हुआ था। खानवा युद्ध में राव मालदेव ने मेवाड़ शासक राणा सांगा की सहायता की थी। देखिए इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ का कौन सा राजकुमार था जिन्होंने खानवा युद्ध के अंदर है वो राणा सांगा की सहायता की थी, तो उसमें राजकुमार थे मालदेव। राजा की बात करें थे, राजा थे राव गंगा। बदराजोड़ पर अधिकार किया था जालोर, बदराजोड़ का किला ये जालोर में आता है। 1532 में मालदेव ने जालोर के शासक सिंदल स्वामी पर आक्रमण किया था और उसे मार दिया। बदराजोड़ जीतकर अपने पुत्र रतन सिंह को सौंप दिया था। ये पहला था इनका युद्ध राजा बनने के बाद। मेड़ता पर अधिकार किया था कब, 1533 में। दरियाजोश हाथी के कारण वीरमदेव व मालदेव के मध्य युद्ध हुआ था। वीरमदेव हार गया था और भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। देखिए मेड़ता पर अधिकार, वीरमदेव और मालदेव के मध्य युद्ध होना, और किसके कारण, दरियाजोश हाथी के कारण। आगे क्या होता है भाई, देखिए क्या हो गया भाई, आगे देखिए इस चीज को, ये थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, समझ जाएंगे धीरे धीरे। देखिए हाँ, मालदेव ने मेवाड़ शासक उदय सिंह के सहयोग हेतु जेता व कुंपा के नेतृत्व में बनवीर के विरुद्ध सेना भेजी थी। इस सहयोग के कारण उदय सिंह ने मालदेव को बसंतराय हाथी भेंट किया था। इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखो उदय सिंह के समय जो मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है, और उस शाखा के अंदर मालदेव के द्वारा अपने 2 सेनापति भेजे जाते हैं, जेता और कुंपा। वे उदय सिंह की सहायता करते हैं, और उस युद्ध के अंदर देखिए आप, बनवीर के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। ये शाखा नहीं था, शाखा तो ये बाद में होता है। बनवीर के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, मालदेव के साथ मालदेव ने जेता और कुंपा को भेजा था। इस खुशी के अंदर बसंतराय हाथी भेंट किया गया था उदय सिंह के द्वारा। मेवाड़ के सामंत झाला सज्जा का पुत्र जेत सिंह भागकर मारवाड़ शासक मालदेव के पास गया, तो मालदेव ने उसे खेरवा ठिकाना दिया था। ये झाला सज्जा पढ़ा होगा आपने मेवाड़ के अंदर, मैंने बताया भी था। जेत सिंह ने अपनी बहन स्वरूप देवी का विवाह मालदेव से करवा दिया था। जेत सिंह ने अपनी बहन स्वरूप सिंह का विवाह किससे, मालदेव से करवा दिया। मालदेव स्वरूप देवी की छोटी बहन मीरबाई झाली के साथ विवाह करने की इच्छा जताई थी। यहाँ पर देखिए जेत सिंह ये झाला सजा का पुत्र था। मेवाड़ का जो सामंत था वहां से आता है। तो जेत सिंह अपनी बहन का विवाह करवा देता है। बहन का नाम था स्वरूप देवी, लेकिन जो शासक थे मालदेव की आंख किस पर थी, स्वरूप देवी की एक छोटी बहन थी वीरबाई झाली, उनके साथ विवाह करने की उन्होंने इच्छा जताई थी। लेकिन जेतर सिंह ने उसका विवाह यानी वीरबाई झाली का विवाह किसके साथ कर दिया था, उदय सिंह यानी मेवाड़ के शासक उदय सिंह के साथ कर दिया था। वीरबाई झाली के विवाह के दौरान स्वरूप देवी ने एक डिब्बा भेंट किया जिसमें थी नागणेची माता की मूर्ति। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कम किताबों में मिलेगी आपको। वीरबाई झाली के विवाह के दौरान उनकी बड़ी बहन थी स्वरूप देवी ने एक डिब्बा भेंट किया था जिसमें नागणेची माता की मूर्ति थी। 1540 में मालदेव ने मेवाड़ पर आक्रमण किया लेकिन हार गया था।
आगे क्या होता है 1541 में मालदेव और बीकानेर शासक जेत सिंह के मध्य कौन सा युद्ध होता है? पाहिबा साहिबा का युद्ध होता है। इस समय मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा भी थे। जेत सिंह मारा गया था, बीकानेर के शासक थे जेत सिंह इसमें मारे गए, और उनका पुत्र कल्याणमल भागकर किसकी शरण में चला गया था? शेरशाह सूरी, जो दिल्ली दरबार में बैठते थे, शेरशाह सूरी के शरण में चले गए। आगे क्या होता है देखिए इस चीज में, शेरशाह सूरी की शरण में जाने के बाद अब शेरशाह सूरी से नाराज हो गए थे मालदेव। यहां पर देखिए फिर से क्या होता है, दिल्ली शासन में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं थे मुगल शासक और शेरशाह सूरी इनके मध्य में चौसा का युद्ध होना, जिससे हुमायूं हार गए थे, और वह सहायता हेतु कहां पर आए थे? मालदेव के पास आए थे। हुमायूं के पास जब दिल्ली शासन नहीं था तब हुमायूं जोगी तीर्थ में रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज है, हुमायूं थे मुगल शासक, इनके पास जब दिल्ली का शासन नहीं था तो उस समय हुमायूं कहां पर रहे थे? जोगी तीर्थ में रहते। 5 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में युद्ध होने का कारण था मालदेव के द्वारा हुमायूं को शरण देना। तो ये शेरशाह सूरी और उनके मध्य बीच में युद्ध हुआ था। तो आगे देखिए आप इस चीज को, पीडीएफ भी बनाई थी, पीडीएफ ये थोड़ा सा समस्या आती है। देखिए शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो यहां पर देखिए आप, शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के दौरान वीरमदेव व कल्याणमल की सहायता से जेता कुंपा को मालदेव से अलग कर दिया था। शेरशाह सूरी ने किस प्रकार से अलग किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा जेता और कुंपा ये मालदेव के किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। तो कैसे अलग करते? यानी युद्ध की पूर्व रात्रि को शेरशाह सूरी ने वीरमदेव को तो भेजा था जेता के पास, वीरमदेव थे मालदेव के भाई, 20,000 की धनराशि के साथ भेजा था और उसी सिरोही की तलवारें खरीदने के लिए कहा था। उसी प्रकार कल्याणमल जो बीकानेर के शासक थे उनको कुपा के पास भेज दिया, उसे 20,000 की धनराशि दी थी कंबल खरीदने के लिए। तो एक षड्यंत्र रचा था शेरशाह सूरी ने। इसके साथ साथ एक एक जाली पत्र भी उनके दरबार में रखवा दिए थे। और जाली पत्रों में क्या था? जलाल खान के माध्यम से मालदेव के पास जेता व कुंपा की गद्दारी का विषय बनाकर सूचना भेजी गई। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। इस कारण मालदेव अपनी सेना लेकर वापिस जोधपुर में चला गया। जलाल खान एक माध्यम बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, और मालदेव को सूचना पहुंचाई गई थी कि जेता और कुंपा है वो किसकी ओर हो गए? वो हो गए हैं शेरशाह सूरी की, और उनके दरबार उनके जो हेड, उनके जो डेरे हैं, तो वहां पर उन्होंने 20-20 हजार रुपये भेजे थे। इस प्रकार से एक मैटर बनाया गया। तो जब मालदेव को ये पता चला तो बिना जेता कुंपा को पूछे बिना वो अपने क्षेत्र में वापस चला गया। राष्ट्रद्रोही का दब्बा मिटाने के लिए जेता व कुंपा ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध बड़ा ही भयंकर युद्ध किया था, और इस युद्ध में जेता और कुंपा की मृत्यु भी हो गई थी। गिरिसुमेल के इस युद्ध में, इस युद्ध को कौन सा नाम दिया गया? गिरिसुमेल। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई, और जीत की खुशी में शेरशाह सूरी ने मस्जिद का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाया था, और इसका संरक्षक खवास खां को रखा था। उसके बाद हरमाड़ा का युद्ध होता है। तो अगले वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस प्रकार से हरमाड़ा का युद्ध होता है, और आगे के जो शासक आते हैं वो किस प्रकार से मारवाड़ की रियासत को संचालन करते हैं। तो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।